नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील साहू है और आज हम पढ़ने वाले हैं जावा के डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स मतलब कि एक लैंग्वेज के अंदर जो आप डेटा स्टोर करते हो उसके क्या पॉसिबल टाइप्स हो सकते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। अब यदि आपको लगता है कि जावा जो डेटा टाइप्स देता है वो डेटा टाइप्स आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो आप चाहो तो अपने खुद के भी कस्टम डेटा टाइप बना सकते हो। कस्टम डेटा टाइप मतलब अपने खुद के टेलर मेड, आप अपना खुद का डेटा टाइप खुद डिज़ाइन कर सकते हो और जावा के अंदर यूज़ कर सकते हो। अब हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा के टाइप तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये तो समझ लें कि डेटा क्या होता है। तो अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि पिक्चर में अम्मा जी क्या कर रही हैं। अब ये जो लैंग्वेज होती है या जावा होती है या टेक्नोलॉजी होती है, तो बड़े लोगों की काम की बात है। तो ये यहाँ पर हमारी अम्मा जी क्या कर रही हैं, तो अम्मा जी वो कर रही हैं जो उनके लिए रिक्वायर्ड है। जो डेटा अम्मा जी को समझ में आता है वही कहलाता है आपका डेटा। ये बात को आप ध्यान रखें। जैसे कि अम्मा जी कितना बजा है, बोले 1.5 बजा है। 1.5 बजा है मतलब 1.5, उनको डेसिमल वैल्यूज समझ में आती है। ये कितने रुपए का दिया है अम्मा जी, बोले 10 रुपये का। बोले 9 रुपये में लगाओगे, बोले नहीं 9 रुपये में नहीं देंगे। तो उनको क्या समझ में आता है, नॉन डेसिमल नंबर्स उनको समझ में आते हैं। हम बोलते हैं अम्मा जी आपके बेटे का नाम क्या है, बोले राम। उनको समझ में आता है कि यहाँ डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, RAM डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, और उनको मिला के आप एक स्ट्रिंग बना सकते हैं, वो उसका डेटा है। या कोई एड्रेस या कोई सिटी का नाम, जो अम्मा जी को समझ में आता है वही आपका डेटा है, उसके अलावा कोई दूसरा डेटा नहीं होता है। और उसी डेटा को आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर प्रोसेस करना होता है। अगर आपको लगता है इसके अलावा और कोई डेटा है जो अम्मा जी नहीं समझती, तो आप इधर कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। तो अब हमें समझ में आया कि डेटा क्या होता है। बोले डेटा होते हैं हमारे नंबर्स, डेटा होते हैं हमारे कैरेक्टर्स, डेटा होते हैं हमारे डेसिमल नंबर्स, डेटा होते हैं हमारे उन कैरेक्टर्स को मिला के जो वर्ड्स बनाए जाते हैं, एड्रेस बनाया जाता है, सिटी का नाम बनाया जाता है, वो हमारे डेटा होते हैं। अब यदि किसी लैंग्वेज के अंदर जाओगे तो वो ABCD 1 2 3 जो आप बोलते हो, दैट इज़ कॉल्ड कैरेक्टर्स। इसको यहाँ टेक्निकल लैंग्वेज में कैरेक्टर्स बोला जाता है। उसी तरह डेसिमल नॉन डेसिमल को यहाँ नंबर्स बोला जाता है। इसी तरह यहाँ स्पेशल आपका जो है डेटा टाइप होता है, दैट इज़ कॉल्ड बुलियन। और बुलियन बोलता है ट्रू फॉल्स, उसमें 2 ही वैल्यू हो सकती है, हाँ या ना। कभी हाँ कभी ना, या तो ट्रू होगा या फिर कोई फॉल्स होगा। नाउ सिमिलरली यदि आप अपने जो है कैरेक्टर्स को मिला के कोई मीनिंगफुल वैल्यू बनाते हो, जैसे किसी का नाम, जैसे किसी का एड्रेस, जैसे किसी सिटी का नाम, किसी कंट्री का नाम, या फिर कोई आप जो है अपनी पूरी की पूरी स्पीच लिखते हो टेक्स्ट के अंदर, वो कहलाती है आपकी स्ट्रिंग, राइट। तो ये हमारे टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं, जिसको हम लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स की मदद से स्पेसिफाई करते हैं। जब भी आपकी कोई लैंग्वेज, कोई भी आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज होगी जो आपके प्रोग्राम बनाएगी, वो प्रोग्राम के अंदर यदि आप डेटा स्टोर करोगे तो डेटा किस टाइप का है उसको आप मेंशन करोगे, उसको आप स्पेसिफाई करोगे विद द हेल्प ऑफ सम कीवर्ड्स। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको नंबर्स को स्टोर कराना हो, नंबर को मेंशन करना हो, तो यहाँ प्लस माइनस नंबर हो सकते हैं, साइन नंबर हो सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर 4 डेटा टाइप होते हैं, बाइट, कैरेक्टर, इंट एंड लॉन्ग। 4 कीवर्ड्स की मदद से आप इन डेटा टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। चारों का एक ही काम होता है कि आपके नंबर्स को स्टोर करो। लेकिन नंबर्स भी हमारे जो है कितना बड़ा नंबर्स हैं, तो इसको स्टोरेज करने के लिए यहाँ इसका मेमोरी एरिया अलग अलग होता है। जैसे बाइट किसी नंबर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट लेगा, शॉर्ट 2 बाइट लेगा, इंटीजर 4 बाइट लेगा, तो आपका जो है लॉन्ग वो 8 बाइट लेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि मेरा नंबर जितना बड़ा होगा उतना बड़ा मेरे को डेटा टाइप लेना है। नाउ सिमिलरली जावा के अंदर यदि आपको डेसिमल नंबर्स को स्टोर कराना हो, डेसिमल मतलब 1.5, 2.5, 2.10 व्हाटएवर, तो अब उसको स्टोर कराने के लिए यहाँ भी 2 स्पेशल डेटा टाइप होते हैं। एक का नाम होता है फ्लोट और दूसरे का नाम होता है डबल। नो नीड टू से, दोनों के अंदर जो है उसका साइज़ अलग हो सकता है, मेमोरी का, दोनों का मेमोरी का साइज़ अलग हो सकता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मेरा जितना बड़ा साइज़ होगा उतना बड़ा मैं जो है डेटा टाइप लेने वाला हूँ। बड़ा है तो 8 बाइट का डबल लो, छोटा है तो 4 बाइट का फ्लोट लीजिए। नाउ सिमिलरली यदि आपके ABCD कैरेक्टर्स हैं तो उसके लिए यहाँ कीवर्ड है आपका कैरेक्टर, जिसकी मदद से आप किसी कैरेक्टर को ABCD को अपने लैंग्वेज के अंदर स्टोर करा सकते हैं। पहले यहाँ पर कैरेक्टर का सेट ASCII कोड होता था, जिसमें सिर्फ 256 कैरेक्टर्स हुआ करते थे। नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि अभी रुपीज़ का सिंबल इंट्रोड्यूस हुआ है। और भी हमारी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेजेस या रीजनल लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे जापानीज़, चाइनीज़, ये इंट्रोड्यूस हुई है। तो धीरे धीरे हमारा जो है कैरेक्टर का सेट बढ़ गया, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स बढ़ गए हैं। तो अब जो कैरेक्टर का सेट कहलाता है वो यूनिकोड कहलाता है। और यूनिकोड को स्टोर करने के लिए आपका जावा की लैंग्वेज 2 बाइट का मेमोरी स्टोरेज लेता है किसी कैरेक्टर को स्टोर कराने के लिए। नाउ सिमिलरली यदि आपको कोई ट्रू फॉल्स वैल्यू स्टोर कराना है तो यहाँ पर उसके लिए एक स्पेशल डेटा टाइप होता है जिसका नाम होता है बुलियन। इस कीवर्ड की मदद से आप ऐसा वेरिएबल बना सकते हो जिसके अंदर या तो ट्रू रखोगे या फॉल्स वैल्यू रखोगे। उसका एक ही काम होता है, या तो ट्रू चेक करो या फॉल्स चेक करो, यही काम है आपका बुलियन वेरिएबल आता है।
नाउ यदि किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो जावा के अंदर सिंटेक्स होता है, वो सबसे पहले डेटा टाइप बनाओ, फिर आपको जो वेरिएबल का नाम देना है वो दे दो, और यदि ऑप्शनली आपको उसमें कोई वैल्यू असाइन करना है तो उसकी वैल्यू इक्वल करके आप असाइन भी कर सकते हो। जैसे यहाँ नंबर 1 पे अगर आप देखोगे तो हमने इंटीजर 1 को स्टोर किया है, इंटीजर आई नाम का वेरिएबल बनाया है जो इंटीजर टाइप का है, उसका नाम है आई। नंबर 2 के अंदर हमने उसी आई वेरिएबल को जो है 10 की वैल्यू को असाइन कर दिया है, सेमीकोलन से स्टेटमेंट को एंड कर दिया है। नाउ सिमिलरली यदि आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर कराना है तो डेसिमल वैल्यू स्टोर कराने के लिए यहाँ डबल टाइप का कीवर्ड हमने यूज़ किया है, टेम्परेचर वेरिएबल का नाम दिया है, और उसके अंदर हमने जो है -10.5 मतलब साइन वैल्यू को स्टोर भी करा है। बाय डिफ़ॉल्ट यदि माइनस नहीं लिखोगे, बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू प्लस होती है, मतलब पॉजिटिव होती है। नाउ सिमिलरली यदि आपको बुलियन टाइप का कोई वेरिएबल बनाया, जैसे हमने फ्लैग बनाया, उसके अंदर ट्रू या फॉल्स में से कोई एक वैल्यू आप स्टोर करा सकते हो, और लॉजिकली बाद में आप चाहो तो उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो। नाउ सिमिलरली कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल बनाया है CH, जिसके अंदर एक कैरेक्टर को हमने स्टोर किया, आप चाहो तो BCD जो स्टोर कराना वो कराओ, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप किसी वेरिएबल के अंदर कैरेक्टर को स्टोर कराते हैं तो उसको आगे पीछे आपको सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। सिंगल कोट नहीं लगाओगे तो वो जो है कैरेक्टर को कैरेक्टर नहीं मानेगा, उसको वो वेरिएबल मानेगा। फाइन, तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको समझ में आया होगा कि आपके डेटा के टाइप्स क्या हो सकते हैं और उनको किन कीवर्ड की मदद से आप जावा लैंग्वेज के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अब इनको डिफाइन करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं, इसका कोड भी बनाते हैं। हमने जावा बेसिक्स वाले वीडियो में सीखा था कि आपको जब भी कोई प्रोग्राम बनाना है तो आपको क्लास बनाना पड़ेगी। तो यहाँ हमको सिंपल से 2 नंबर के एडिशन का एक प्रोग्राम बनाना है जो 2 नंबर को लेगा और उसके अंदर जो है उन दोनों को ऐड करके तीसरे वेरिएबल में स्टोर कराएगा। अब जब भी हमको कोई प्रोग्राम बनाना है तो जावा के अंदर एवरीथिंग इज़ द क्लास, तो यहाँ प्रोग्राम के लिए क्लास बनाना पड़ेगी। किसी भी क्लास को एग्जीक्यूटेबल क्लास बनाना है तो उसके अंदर मेन मेथड होना जरूरी है, जो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। फिर हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है 3 नंबर लाइन पे, जिसका नाम रखा है ए, और उसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर करा दी है 10, और उसका टाइप रखा हमने इंटीजर। उसी तरह हम दूसरा वेरिएबल रखा है जो बी है और जिसके अंदर वैल्यू को स्टोर कराया 5। और नंबर 5 वाले स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या किया है कि सी एक तीसरा वेरिएबल बनाया है और जिसके अंदर ए और बी वेरिएबल को सम करके उसकी वैल्यू को सी के अंदर जाकर स्टोर किया है। एक बार ये हमने सारे 3, 4, 5 वाले स्टेटमेंट में 3 वेरिएबल डिफाइन किए और कैलकुलेशन करके हमने उसको सी के अंदर कुछ वैल्यू को स्टोर कराया है और जाके सिंपली हमने 6 नंबर लाइन पे इसको प्रिंट कराया। दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोग्राम, और जिसका एक ही काम होगा, ए वेरिएबल बनाओ, बी वेरिएबल बनाओ और दोनों को प्लस करके सी में रखो। तो यहाँ ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5, तो ऑब्वियसली सी के अंदर आपका स्टोर होने वाला है 15। जब आप इस प्रोग्राम को चला के प्रिंट करोगे तो वहाँ पर आपको 15 दिखना चाहिए। तो अब हम चाहें तो इस प्रोग्राम को बना के और चला के भी देख सकते हैं। तो हमने पहले भी देखा था कि हमारा सबसे बढ़िया जो एडिटर है वो है हमारा एक्लिप्स एडिटर, और जिसके अंदर हमारा एक प्रोजेक्ट आप बना लिए, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने पहले भी बताया था, आप इसके से बना सकते हैं। और उसके अंदर उसके डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर हम चाहें तो अपना प्रोग्राम बना ले। तो हमने यहाँ प्रोग्राम बनाना है, मतलब आपको जावा की क्लास बनाना पड़ेगी। जावा की क्लास बनाना है तो क्लास को यहाँ बना लिया है हमने, और क्लास का नाम रख दिया है सम। या सम करके हमने इस क्लास का नाम रखा, सॉरी हमने गलत जगह लिख दिया है, वापस मैं बना लेता हूँ न्यू, और हमने बोला क्लास, और क्लास का नाम रखा है हमने सम। और सम के साथ साथ हमने बोल दिया ठीक है हमारा सम इज़ रेडी। ये क्लास बन के रेडी, क्लास बन के एक बार रेडी हो जाती है तो उसके बाद हम उसके अंदर मेन मेथड डिफाइन कर देते हैं। ये हमारा मेन मेथड बन के रेडी, और मेन मेथड के बाद हमने बोला इसके अंदर क्या करना है, तो वही हमको 3 वेरिएबल बनाना है। इंट ए इक्वल टू हमने बोला था 10, इंट बी इक्वल टू हमने बोला था 5, और हमने बोला था इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी, दैट्स इट। और हमने बोल दिया अब इसको जाके प्रिंट कराओ system.out.println की तरह से की हेल्प से। तो हमने सी को प्रिंट कराया, इसको चला के देखते हैं, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रन एज में जाके देखिए जावा एप्लीकेशन। जैसे ही आप जावा एप्लीकेशन करेंगे तो यू सी के यहाँ पर आप नीचे देखो कंसोल आता है, और उस कंसोल पे आपको 15 प्रिंट हुआ दिखेगा, राइट। आप चाहो तो इसकी वैल्यू को चेंज कर लो। मैं बी के अंदर जो है 5 है उसको 15 कर देता हूँ। इस प्रोग्राम को वापस चला लेता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। आप देखो यहाँ 25 आ गया है। अब आप चेंज करते जाओ, हमारे को प्रोग्राम चलाने से मतलब नहीं, हमारा मतलब ये है कि हमने ये सीखा कि यहाँ आप किसी वेरिएबल को कैसे डिफाइन करोगे और उसका अंदर डेटा टाइप कैसे डिफाइन करने वाले हो, कैसे जो इसको बताने वाले हो। वापस हम चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पे। अब हम और आगे चलते हैं। अब उसी तरह हमारे पास एक बुलियन वेरिएबल होता है, तो ये प्रोग्राम हमने पहले भी बनाया था इलेक्शन। नो नीड टू से इस सिलेक्शन में क्या होगा कि हम यहाँ पर बुलियन टाइप के वेरिएबल को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ मेन फंक्शन बनाया जो एग्जीक्यूट बनाएगा, उसमें वोट नाम का एक वेरिएबल बनाया है
जिसको बुलियन रखा है, जिसके अंदर या तो ट्रू रखोगे या फिर फॉल्स रखोगे। और ट्रू और फॉल्स वैल्यू को आप कंट्रोल स्टेटमेंट इफ़ के अंदर, व्हाइल के अंदर, डू व्हाइल के अंदर, फॉर ईच के अंदर चेक कर सकते हो, स्विच के अंदर चेक कर सकते हो। ये हमने इफ़ चेक किया है कि अगर आप वोट टू मतलब किसी नेता को वोट दोगे तो आपको मुफ्त की बिजली मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी, और जो है वोट नहीं दोगे तो कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला है। ये फॉर द कॉमन प्रैक्टिस नाउ, राइट। तो आप चाहो तो अब यहाँ इंटीजर जो है टाइप के हमने वेरिएबल बनाए, आप चाहो तो बुलियन टाइप का वेरिएबल बनाओ, उसको किसी कंडीशनल ऑपरेशन में आप चेक कर सकते हो। नाउ सिमिलरली आपको लगता है कि मैं इंटीजर, फ्लोट, डबल, बुलियन जो हमने कीवर्ड्स किए थे उसको आप यूज़ कर लूँ, और आपको लगता है नहीं मैं इंटीजर जो है वो मेरे काम का नहीं है, या फ्लोट मेरे काम का नहीं है, या जो डेटा के टाइप जावा ने आपको दिए हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन को सफिशिएंटली स्टोर नहीं करते हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हो वो उसको पर्पस को सॉल्व नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा है, आपको लग रहा है कि जावा ने आपको सफिशिएंट डेटा टाइप्स नहीं दिए हैं, जो डेटा आप स्टोर करना चाहते हो उसका टाइप जावा ने आपको नहीं दिया है, तो आप चाहो तो अपने खुद के कस्टम डेटा टाइप भी बना सकते हो। कस्टम मतलब टेलर मेड। आपको दिख रहा हुआ यहाँ टेलर की कैची दिख रही है, आपको ये टेलर मास्टर दिख रहा है, यहाँ उनकी वो कुछ भी है स्पेसिफिकेशन दिख रहे हैं। जैसा आप उनके पास कपड़ा लेके जाओगे, आपका साइज़ लेके वो कस्टम आपको बना के दे देगा। यदि आपको रेडीमेड कपड़े फिट नहीं होते तो वो आपको बना सिल के नेक जो है आपके साइज़ के कपड़े दे देगा। इसी तरह अगर रेडीमेड डेटा टाइप जो जावा ने आपको दिए हैं वो आपको लग रहा है कि आपके प्रोग्राम में फिट नहीं हो रहे हैं, तो आप चाहो तो टेलर मेड कस्टम जो है डेटा टाइप बना सकते हो। और कस्टम डेटा टाइप बनाना तो वो भी आप बना लो। तो अब माना कि आपको कोई रेक्टेंगल की इन्फॉर्मेशन रखना है, अब हम ये बोल रहे हैं कि नहीं हमारे पास तो डेटा जो है वो डेटा है किसका है, हमारे पास रेक्टेंगल का डेटा है, हमको रेक्टेंगल इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है। तो अब अगर आपको अपना खुद का कस्टम डेटा टाइप बनाना है तो आपको बनाना पड़ेगी क्लास, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, और जावा ने पहले ही बोल दिया है कि इसमें जो भी होगी क्लासेस होंगी। कोई भी प्रोग्राम बनाना वो क्लास होगी, कोई भी कस्टम डेटा टाइप बनाना वो क्लास होगी, वो सर्वलेट और जो भी आपको आगे बनाना होगा वो सारी क्लास होंगी। तो अब अगर आपको कस्टम डेटा टाइप बनाना है तो वो भी आपकी होने वाली है क्लास। तो अब हमने यहाँ पर क्लास बनाई, उसका नाम भी वही रख दिया जो हमको चाहिए, जैसा नाम वैसा काम, रेक्टेंगल, और उसको बना दिया क्लास, उसको बना दिया पब्लिक मतलब इस क्लास को अब कोई भी दूसरी क्लास यूज़ कर सकती है पूरी एप्लीकेशन के अंदर। अब क्लास की बॉडी हमने स्टार्ट की है कर्ली बेसिस से, कर्ली बेसिस जाके एंड करती है, हमें पता है कर्ली बेसिस से स्टार्ट होती है, कर्ली बेसिस से आपकी क्लास की बॉडी बंद होती है। अब इसमें स्टोर क्या करना है आपको, तो स्टोर हमको करना है व्हाट, कि एक रेक्टेंगल के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है, बोले लेंथ होती है, और क्या होती है बोले उसकी विड्थ होती है। तो लेंथ किस टाइप का होता है, बोले इंटीजर टाइप का होता है, विड्थ किस टाइप का होता है, बोले इंटीजर टाइप का होता है। अब ये जो क्लास के अंदर हमने लेंथ और विड्थ बनाया है, तो इसके अंदर हमने वेरिएबल बना दिए हैं, इसके अंदर एट्रीब्यूट बना दिए हैं, जिसके अंदर हम लेंथ और विड्थ की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराओगे। इनिशियली हमने उसको 0 से भी स्टोर कराया है, आप चाहो तो कुछ और वैल्यू भी इनिशियलाइज कर सकते हो, या फिर रन टाइम पे इसको इनिशियलाइज करेंगे। अब ये जो वैल्यूज़ हमने दिए, इस रेक्टेंगल क्लास के बाहर कौन कौन यूज़ कर सकता है, तो उसके आगे हमने लिख दिया है ये पब्लिक कीवर्ड। देखेंगे आप तो पब्लिक कीवर्ड लिख दिया, इसका मतलब कि इस रेक्टेंगल क्लास के बाहर कोई भी क्लास लेंथ को यूज़ कर सकती है और कोई भी क्लास विड्थ को यूज़ कर सकती है। कैसे यूज़ कर सकती है वो अभी हम देखते हैं। तो अभी हमने हमारा कस्टम डेटा टाइप बनाया, दैट्स ए क्लास। अब इस क्लास को हम किसी दूसरी क्लास के अंदर यूज़ करेंगे, तो दूसरी क्लास के अंदर यूज़ करना है तो हमने एक और क्लास बनाई जिसका नाम रखा टेस्ट रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई, हमारा कस्टम डेटा टाइप बनाया, उसको हम किसी दूसरी क्लास के अंदर यूज़ करेंगे जिसका नाम रखा हमने टेस्ट रेक्टेंगल। अब वो एग्जीक्यूट होगी तो उसको अंदर मेन मेथड बना दिया हमने। फिर हमको, क्योंकि हमारा कस्टम डेटा टाइप है, तो जिस तरीके से हमने पहले इंटीजर आई, फ्लोट, डबल और इस तरीके के वेरिएबल बनाए थे, तो यहाँ भी आप वेरिएबल का नाम लिखोगे R1, और उसको किस टाइप का बना दिया हमने, रेक्टेंगल। जैसे कि अगर आपको इंटीजर करके बनाना होता तो बोलते थे आई इंट, उसके पहले इंट लिख देते। अगर आपको फ्लोट टाइप का बनाना होता तो आप लिखते हैं नंबर F, उसके पहले फ्लोट। बुलियन बनाना तो फ्लैग और उसके पहले बुलियन। उसी तरह यहाँ पर क्लास टाइप का वेरिएबल बनाना है तो क्लास का नाम लिखो, फिर उसको किस नाम का वेरिएबल बनाना है, R1। अब यहाँ पर जब R1 किसी वेरिएबल को बनाओगे तो अब उसके अंदर आप लेंथ और विड्थ की वैल्यू को स्टोर करने वाले हो। लेकिन लेंथ और विड्थ की वैल्यू को जब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, जब तक कि आप इस तरीके से न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं करोगे। तो पहले तो हमने बनाया लाइन नंबर 3 पे R1, और R1 को फिर हमने बोला कि इसको मेमोरी एलोकेट करो ताकि जो है ये लेंथ और विड्थ की वैल्यू को स्टोर करा सकें। तो यहाँ उसके लिए हम यूज़ करते हैं न्यू, और जो क्लास का नाम है रेक्टर वही लिखेंगे और उसके आगे पीछे पैरेंथेसिस लगा देंगे सेमीकोलन। इतना सा करने से, ये सिंटेक्स लिखने से, अब जब R1 जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको जो है मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और उस मेमोरी में फिर आप चाहो तो लेंथ और विड्थ की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। अगर आप न्यू करके मेमोरी एलोकेट नहीं करोगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा और आप जो है लेंथ और विड्थ के अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते। तो यह आप याद रखें, जब भी कोई क्लास टाइप का वेरिएबल बनाओगे तो उसको मेमोरी एलोकेट करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए कीवर्ड है यहाँ पर न्यू। फिर हमने यहाँ पर लेंथ के अंदर जो R1, अब R किसकी लेंथ, बोले लेंथ स्टोर करना, बोले किसकी लेंथ, बोले R1 की लेंथ, उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया हमने 10। और उसी तरह विड्थ, बोले किसकी विड्थ, तो R1 डॉट विड्थ मतलब R1 मतलब वेरिएबल की विड्थ,
और उसको अंदर स्टोर करा दिया हमने 20। अब आप चाहें तो इसको system.out.println जाके इसको प्रिंट करा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो वैल्यू हमने उसमें रखी थी वो वैल्यू हमने यहाँ पर डिस्प्ले करा ली। अब इसको हम चला के देख लेते हैं, लेट्स सी। वही हमारा प्यारा सा रीडर है एक्लिप्स, उसके अंदर जाते हैं और उसके अंदर जाके हम एक जो है क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसके अंदर अभी आप स्टोर करने वाले हैं, जिसके अंदर आप जो है 2 वेरिएबल्स को स्टोर करने वाले हैं जिसको हर कोई यूज़ कर सकता है, इसलिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं पब्लिक। और किस टाइप का बोले इंटीजर, और क्या है बोले लेंथ, इनिशियल वैल्यू जो उसको कुछ नहीं रखना बोले 0। उसी तरह हमारा दूसरा वेरिएबल उसको भी रख दिया पब्लिक। इसका मतलब क्या है, पब्लिक इंट और विड्थ, और उसकी वैल्यू हमने बोल दी है 0। इसका मतलब ये है कि अब 2 वेरिएबल हमने बनाए हैं जो इंटीजर टाइप के हैं और उसको बोल दिया पब्लिक, मतलब हर कोई, जैसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ना हर कोई यूज़ कर सकता है, वैसे पब्लिक अगर आपने वेरिएबल बनाया तो इस क्लास के बाहर कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। और यहाँ पर क्लास जो आपकी रेक्टेंगल वो खुद भी पब्लिक है, इसका मतलब इसको इस एप्लीकेशन की हज़ारों क्लासेस जो भी क्लास होगी वो सारी की सारी क्लासेस यूज़ कर सकती हैं। और ये पब्लिक कीवर्ड्स होते हैं, ये कहलाते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, इनको बोला जाता है एक्सेस मॉडिफायर्स। और भी आपके आगे एक्सेस मॉडिफायर आप पढ़ोगे वो होते हैं आपके पब्लिक और प्राइवेट। जैसे लिखा प्राइवेट तो अब इसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। इसी तरह हो सकता है प्रोटेक्टेड लिखो, एक तीसरा भी होता है प्रोटेक्टेड जो उसी पैकेज की दूसरी क्लासेस को अलाउ करता है इन वेरिएबल्स को यूज़ करने के लिए। वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे और आपको समझ में आने लगेगा। तो अब हमने यहाँ पर क्लास बना ली है जिसका नाम रखा है रेक्टेंगल, जो एक डेटा टाइप है। ये एग्जीक्यूटेबल क्लास नहीं है, ये एग्जीक्यूटेबल क्लास नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने मेन मेथड को डिफाइन नहीं किया है। ये सिर्फ डेटा रखने वाली क्लास है, ये सिर्फ हमारा डेटा टाइप है, सिर्फ ये रेक्टेंगल की इन्फॉर्मेशन रखेगी, इसलिए हमने इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल्स को डिफाइन किया है। और इसको यूज़ करना है, तो एक एग्जीक्यूटेबल क्लास बनाना पड़ेगी जो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगी। और उसको लिए हमने यहाँ पर एक टेस्ट क्लास बना ली है जिसका नाम रखा है हमने टेस्ट रेक्टेंगल। ठीक है भैया, टेस्ट रेक्टेंगल हो गया। इसके अंदर वही मेन मेथड बना लो क्योंकि इसको चला के देखना हमें। जिस क्लास को आपको एग्जीक्यूट करना हो उसके अंदर मेन मेथड होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर हमने बोला रेक्टेंगल नाम का ये R1 वेरिएबल बना लिया और उसको बोला इनिशियली नल, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। और R1 इज इक्वल टू, अगर इसके अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू रखना है तो इसको आपको मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगी, तो यहाँ हमने मेमोरी एलोकेट कर दी है। न्यू रेक्टेंगल, न्यू कीवर्ड इज देयर टू एलोकेट द मेमोरी। अब R1 की लेंथ में वैल्यू स्टोर कराना है तो इज इक्वल टू हमने बोला 10, और अगर R1 की विड्थ की वैल्यू को स्टोर कराना है तो वो हमने बोल दिया बोले 20। जो स्टोर कराना आप करा लो, और भी आपको नंबर देना आप दे सकते हो। और यहाँ पर हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कि R1 के लेंथ में R1 के लेंथ में क्या है। अब ये डेटा टाइप है तो उसका एक ही काम होता है डेटा को स्टोर करो, इसके अलावा कोई काम नहीं है उसका। तो हमने R1 की वैल्यू को स्टोर कराया और लेंथ को स्टोर कराया, विड्थ को स्टोर कराया। तो जो हमने हमारे ये 6 और 7 नंबर लाइन पे लेंथ और विड्थ को स्टोर कराया है वही हमारी 8 और 9 पे जब हम उसको प्रिंट कराएंगे तो वही वैल्यूज प्रिंट होना चाहिए। इसको चला के देखते हैं। राइट क्लिक कीजिए आप, रन एज कीजिए और जावा एप्लीकेशन ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए नीचे आ गया 10 और नीचे आ गया आपका 20। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप जो है अपना कस्टम डेटा टाइप कैसे बना सकते हैं। और कस्टम डेटा टाइप भी होती है आपकी क्लास। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब किसी जैसे R1 जो है, यहाँ जब आप इंटीजर फ्लोट डबल बुलियन जो हमने पहले देखे थे, जो रेडीमेड आपके पास डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं वो कहलाते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब, प्रिमिटिव मतलब पुराना सुराना, जो पुराना होता है उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। तो जितनी भी हमारी पुरानी लैंग्वेजेस हुआ करती थी उसके अंदर जो डेटा टाइप्स होते थे वो सारे के सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाते थे। और डेटा तो आपने देख लिया है कि जो अम्मा जी को समझ में आता है वही डेटा कहलाता है, इसके अलावा कोई डेटा नहीं होता है। तो चाहे आपकी सी लैंग्वेज हो, चाहे आपकी पाइथन हो, चाहे आपकी जावा हो, चाहे .NET हो, उसी डेटा को प्रोसेस करेगी। तो जो सारी लैंग्वेजेस जो पुराने ज़माने से सपोर्ट करती आ रही हैं वो सारी की सारी कहलाएंगी आपकी प्रिमिटिव डेटा, पुराना डेटा। जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल बुलियन जो अभी हम देख के आए। उसके अलावा जब आप कस्टम डेटा टाइप बनाते हो तो होती हैं क्लासेस, और क्लास टाइप के वेरिएबल्स को जब आप बनाओगे तो उसको वेरिएबल नहीं बोलते हैं। जैसे R1 को यहाँ वेरिएबल नहीं बोलोगे, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। ये आप ध्यान रखना, इधर ये लिखा हुआ है कि यहाँ यदि किसी क्लास टाइप का वेरिएबल बनाओगे तो उसको वेरिएबल नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे आप, ऑब्जेक्ट। उसी तरह जब उस वेरिएबल के अंदर मेमोरी लोकेट हो जाती है तो नंबर 2 वाले पॉइंट पे देखना, ये कहलाता है आपका फिर इंस्टेंस। जैसे ही आपने न्यू करके उसको मेमोरी लोकेट की तो वो बन जाएगा इंस्टेंस। ये नीचे आपके तीसरे नंबर लाइन पे मेंशन किया है कि यहाँ पर जब आप न्यू करके किसी वेरिएबल के अंदर जो कि क्लास टाइप का है, तो क्लास टाइप का है तो पहले तो वो वेरिएबल नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। तो उसके अंदर जब आप मेमोरी लोकेट कर देते हो तो वही ऑब्जेक्ट R1 आपका कहलाता है इंस्टेंस। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, ये टर्मिनोलॉजी का आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब क्लास टाइप का वेरिएबल बनाओगे तो वो कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट।
और ऑब्जेक्ट को न्यू करके जब मेमोरी लोकेट कर दोगे तो वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा आपका इंस्टेंस। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह अब हम और आगे चलते हैं कि जब हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास क्या बोलता है कि क्लास के अंदर सारे के सारे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसके मेथड्स भी होते हैं। मेथड्स मतलब जब भी अगर हम रेक्टेंगल की बात करेंगे तो रेक्टेंगल हमारा एक डेटा है जिसके अंदर विड्थ, लेंथ और विड्थ को हम स्टोर कराते हैं, राइट। कि अब रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और विड्थ को हम स्टोर कराते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ऑपरेशन भी हो सकते हैं। ऑपरेशन मतलब उसके अंदर रिलेटेड कुछ जो है ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे क्या कि भाई रेक्टेंगल का तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। रेक्टेंगल का तो हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल का क्या निकाल सकते हैं, सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। तो जब आपके क्लास के अंदर जो डेटा है उस डेटा पे कोई ऑपरेशन किया जा सकता है तो उसके लिए आप चाहो तो उसके अंदर फंक्शंस जिसको हम बोलते हैं मेथड्स, मेथड डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि हमको पता है कि रेक्टेंगल का क्या निकालोगे आप, एरिया, तो उस एरिया नाम के एक मेथड को डिफाइन करोगे। उसका तरीका से बड़ा सिंपल से कि उसका नाम दे दो एरिया, उसके आगे पीछे जो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज लगा लो और उसकी बॉडी कर्ली बेसिस से स्टार्ट होके कर्ली बेसिस पे एंड होगी। और उस फंक्शन के पहले या उस मेथड से पहले जो क्या वो वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, बोले इंट, तो उसके पहले लिख दो इंट भाई कि जब भी ये फंक्शन कॉल करोगे एरिया तो आपको क्या रिटर्न करने वाला है, वापस इंटीजर वैल्यू। और उसके पीछे हम यहाँ एक्सेस मॉडिफायर लगा देते हैं पब्लिक, मतलब इस रेक्टेंगल क्लास के बाहर कोई भी इस मेथड को यूज़ कर सकता है, कोई भी इस मेथड को यूज़ कर सकता है। तो ये मेथड करता क्या है, इसका एक ही काम है कि इसका काम है एरिया कैलकुलेट करो आपके रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू विड्थ करोगे तो क्या आ जाता है आपका एरिया। तो एक तीसरा वेरिएबल बना एरिया जिसमें दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू स्टोर करा ली है। और यहाँ एक रिटर्न स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि इस फंक्शन के बाहर क्या आपको देना है। तो हमने बोला इस फंक्शन के बाहर भेजना एरिया, जो एक इंटीजर टाइप का है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 नंबर लाइन पे उसकी रिटर्न वैल्यू बता दी है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू देगा। तो इस तरीके से जब आप कोई डेटा टाइप बनाते हो तो टेक्निकली वो होता है एक नाउन, जैसे रेक्टेंगल एक नाउन है, एक संज्ञा है, और उसके अंदर उस नाउन के अंदर उस रेक्टेंगल के अंदर उस नाउन के अंदर जो उसकी वैल्यूज़ आप स्टोर करते हो उसके बनते हैं आपके वेरिएबल्स, क्या उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। और उसके ऊपर जो क्रिया होती है, जो वर्ब होती है, जो ऑपरेशन होते हैं वो बन जाते हैं उसके मेथड्स। जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल एक नाउन है और उसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, जिसके अंदर उसकी वैल्यू रखोगे लेंथ एंड विड्थ, ये रेक्टेंगल के एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी प्रॉपर्टी है। और उसके ऊपर क्या ऑपरेशन हो सकता है, उस पर क्या क्रिया हो सकती है, बोले एरिया। तो हमने एरिया नाम का मेथड डिफाइन किया है। अब हम चाहें तो इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ टेक्स्ट रेक्टेंगल पहले बनाया था वैसे ही बनाया, ये मेन फंक्शन बना लिया। ये पहला रेक्टेंगल बनाया, इसमें 10 और 20 हमने वैल्यूज़ को स्टोर करा दिया, हम पहले भी देख चुके हैं। ये दूसरा रेक्टेंगल बना दिया है, इसके अंदर 5 और 10 को रख दिया है। और जब आप इसकी कैलकुलेट करना चाहते हो कि इसकी कोई इसका एरिया क्या है, तो आप चाहो तो एरिया फंक्शन को कॉल कर सकते हो। R1 डॉट एरिया, तो R1 का एरिया देगा, R2 डॉट एरिया करोगे तो R2 का एरिया देगा, राइट। हम चाहें तो इस फंक्शन को बना भी सकते हैं। तो इसको वापस चलते हैं हमारे वही रेक्टेंगल वाली क्लास के पास। यहाँ हमने पहले ही बना लिया था आपका, एक मिनट। अब रेक्टेंगल हमने लेंथ फिट पहले ही ले रखा था। अब हम यहाँ लिखते हैं पब्लिक इंट, क्या रिटर्न करेगा वो इंट, और एरिया हमने बोला। और ये एरिया क्या रिटर्न करने वाला है, बोले पहले तो एरिया कैलकुलेट करो, तो इंट एरिया नाम से हमने वेरिएबल ही बना लिया। एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, लेंथ, तो ये लेंथ वो वेरिएबल हमने ऊपर डिफाइन किया। विड्थ, तो ये विड्थ हमने डिफाइन किया, और दोनों कैलकुलेट होकर एरिया आ गया हमारा। फॉर्मूला जो है अप्लाइड, उसके बाद हमारा जो एरिया होगा हम उसको यहाँ रिटर्न करा दें। दैट्स इट। अब अगर आपको इसको प्रिंट कराना है टेस्ट रेक्टेंगल के भी, ये जो हमने वैल्यू दी है, ये हमने जो इसकी वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को जैसे R1 का जो है अभी हमने तो लेंथ फिट की थी, हम चाहें तो इसका एरिया भी जो है डिस्प्ले करा सकते हैं, एरिया, ठीक है। क्या एरिया होगा भैया, इसका प्लस कर लिया अपन ने, R1 डॉट एरिया। तो अब आपने क्या वैल्यू जो है रख रखी, 10 एंड 20 लेंथ है इसकी 10 और उसकी विड्थ है आपकी 20। तो एरिया जो होगा 10 इंटू 20, तो हो जाएगा आपका 200 आपका आना चाहिए। इसको चला के देख लेते हैं, लेट्स सी, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखिए आपका एरिया कितना आ गया, 200। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा कि अगर आप अपना कस्टम डेटा टाइप बनाओगे, क्योंकि वो एक क्लास होता है तो उसकी जितनी प्रॉपर्टी होती है वो एट्रीब्यूट बन जाते हैं, उसमें जितने ऑपरेशंस करना वो सारे के सारे आपके जो है मेथड्स बन जाते हैं। और क्लास जो यूजली होती है वो एक आपका जो है नाउन होती है, जैसे कि रेक्टेंगल नाउन है और उसके एट्रीब्यूट्स लेंथ एंड विड्थ है, और उसमें जो ऑपरेशन करना उसका आपने एरिया डिफाइन कर रखा है। और चलते हैं आगे दोस्तों। तो दोस्तों एक और क्लास बनाते हैं। हमको लगता नहीं ठीक है कि अभी हमने एक कस्टम डेटा बनाया, हम दूसरा भी बना लें। तो दूसरा कस्टम डेटा बनाना, तो आप लोगों ने सर्कल, ये बना लिया हमने सर्कल, जिसमें सर्कल की इन्फॉर्मेशन रखोगी। सर्कल के अंदर क्या होता है, उसका रेडियस, तो उसके रेडियस की प्रॉपर्टी के लिए उसका एट्रीब्यूट बना लिया डबल टाइप का, जिसके अंदर जो है डेसिमल वैल्यूज आएंगी। पब्लिक मतलब इस क्लास के बाहर कोई भी रेडियस को यूज़ कर सकता है। उसके बाद फिर हमने बोला इसके अंदर एक और वेरिएबल बनाया पाई,
क्योंकि आपको पता है जब आप एरिया निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14, ये कांस्टेंट टाइप का होता है, ये डबल टाइप का क्योंकि डेसिमल वैल्यू, उसको भी हमने बोला पब्लिक कोई भी बाहर यूज़ कर सकता है। इसी तरह इसके अंदर भी हमको पता है कि आपके सर्कल का भी एरिया होने वाला है, तो एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डेसिमल वैल्यू तो डेसिमल ही प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ रिटर्न क्या होगा अपने डबल। इसका मतलब यहाँ हमने फॉर्मूला लगा पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू रेडियस अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यह आपका जो है एरिया यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर से, और उस एरिया को हमने रिटर्न करा दिया। क्योंकि जो एरिया कैलकुलेट होकर आ रहा है वो आपकी डेसिमल वैल्यू है, इसलिए हमने यहाँ 4 नंबर लाइन पे जब इस फंक्शन के आगे इसकी रिटर्न टाइप बताया है तो रिटर्न टाइप बताया है डबल। हम चाहे तो इस सर्कल को भी टेस्ट कर सकते हैं, और सर्कल को टेस्ट करोगे तो वापस टेस्ट सर्कल करके फंक्शन बना लो। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने एक लिस्ट के अंदर बना लोगे। वहाँ हमने वही मेन मेथड बनाया है, टेस्ट सर्कल करके बनाया है, सर्कल नाम का एक वेरिएबल बनाया है। अब यदि आपने क्लास टाइप का वेरिएबल बनाया है तो क्लास टाइप का वेरिएबल C1 वेरिएबल नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। इस बात का आप ध्यान रखें। फिर उसके अंदर हमने मेमोरी एलोकेट कर दी विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। तो C1 जो आपका इधर C1 जो है आपका ऑब्जेक्ट था, जब न्यू करके उसमें मेमोरी एलोकेट कर दोगे तो वो बन जाएगा आपका इंस्टेंस। और इंस्टेंस के अंदर फिर अपनी वैल्यूज़ को जो स्टोर कराना करो, तो हमने रेडियस के अंदर 4 को स्टोर करा दिया है, और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आप देख लो। ये प्रोग्राम आप खुद चला लेना, समझ लेना, तो आपको जो है एरिया कैलकुलेट करके आ जाएगा। अब जितने चाहो आप उतने सर्कल बना लो, C1 C2, जैसे आप इंटीजर टाइप का आपके पास वेरिएबल है तो इंट आई, इंट जे, इंट के जितने बनाना बनाओ। उसी तरह सर्कल C1 C2 C3 जितने आपको वेरिएबल सर्कल टाइप के बनाना है बना लो, और उसके अंदर के एट्रीब्यूट्स को आप डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पब्लिक लिखा है हमने। तो C1.py, C2.py, C3.py। नाउ सिमिलरली यहाँ पर जब हम बात करेंगे पाई की, तो पाई आप जितनी बार भी प्रिंट करा लो उसकी वैल्यू 3.14 ही आने वाली है, उसकी वैल्यू 3.14 ही आने वाली है। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू थोड़ी ना चेंज होती है। तो ऐसे केसेस में जब हमको पता है कि ऐसी वैल्यूज़ जो कभी फ्यूचर में चेंज नहीं होगी, तो एक तो वो वेरिएबल नहीं होगी। वेरिएबल मतलब जो वेरी होता है, जो चेंज होता है, तो वेरिएबल नहीं होगी, वो होती है कांस्टेंट। उसको क्या बोलेंगे आप? कांस्टेंट। जैसे पाई की वैल्यू 3.14, वो मैथमेटिक्स का रूल है, यूनिवर्सल वैल्यू है। 3.14 से नीचे कोई भी कभी भी चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू हमेशा वही होने वाली है। तो ऐसे वेरिएबल्स जो वेरिएबल नहीं है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो कांस्टेंट होते हैं, उसके आगे हमें कीवर्ड लिख देते हैं फाइनल। अगर आपने फाइनल कीवर्ड लिख दिया है तो कभी भी प्रोग्राम के अंदर इस वैल्यू को आप एक बार असाइन करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब आपने बोला पाई की वैल्यू कांस्टेंट करनी, मतलब फ्यूचर में चेंज नहीं करोगे, तो आपने बोला सर्कल C1 C2 C3 बनाया, 3 बार उसको तीनों बार मेमोरी एलोकेट करोगे, तो पाई की भी वैल्यू 3 बार एलोकेट होगी, लेकिन तीनों के अंदर पाई की वैल्यू 3.14 ही होगी। और आप C1 बोलोगे तो C1 पाई का मेमोरी एरिया एक्सेस होगा, C2 बोलोगे C2 पाई का मेमोरी एरिया एक्सेस होगा, C3 बोलोगे C3 पाई का एक्सेस मेमोरी एरिया एक्सेस होगा, और वहाँ से 3.14 ही आपका डिस्प्ले होने वाला है। तो अब हमें पता है कि पाई अगर 10 बार भी मेमोरी एलोकेट करोगे तो उसमें 3.14 ही होगा, 1000 बार भी करोगे तो 3.14 ही होगा। तो एक ही वैल्यू को 1000 बार या 100 बार या 10 बार या 3 बार मेमोरी एलोकेट करने की ज़रूरत क्यों है? जबकि वो हमें पता है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू अगर एक बार भी उसको मेमोरी एलोकेट हो गई तो वही हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। समझ आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? कि अब यहाँ पर 3.14 के लिए कितनी बार भी आप मेमोरी एलोकेट करो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अगर उसको एक ही मेमोरी में रख दो, उसको बार बार वहीं से रेफर करो, क्यों आप अपनी मेमोरी बिगाड़ रहे हैं? तो उसके लिए जावा बोलता है अगर ऐसी बात है आपको लगता है कांस्टेंट, उसके लिए जीवन में एक ही बार मेमोरी एलोकेट करना है, तो उसके आगे एक कीवर्ड लिख दो जिसका नाम क्या है? स्टैटिक। उसके आगे क्या लिख दोगे आप? कीवर्ड स्टैटिक। अगर आपने किसी वेरिएबल के आगे लिख दिया है स्टैटिक, तो उसको जीवन में एक बार मेमोरी एलोकेट होगी। और अगर उसके आगे फाइनल लिख दिया है तो उस मेमोरी को आप एक ही बार इनिशियलाइज कर सकते हो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि एक ही बार मेमोरी एलोकेट होगी और उसको एक ही बार इनिशियलाइज कर सकते हो। यदि फाइनल बोलोगे तो एक बार इनिशियलाइज कर सकते हो, और स्टैटिक बोलोगे तो जीवन में एक बार मेमोरी एलोकेट होगी। तो अब आप चाहे C1 बनाओ, C2 बनाओ, C3 बनाओ, C4 बनाओ, जितने वेरिएबल्स बनाओ, हर बार उसको एक बार मेमोरी एलोकेट होगी, तो बार बार उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। तो जब आप C1.py बोलोगे तब भी उसी मेमोरी को एक्सेस करेगा, C2.py बोलोगे तब भी उसी मेमोरी को एक्सेस करेगा। तो अब ऐसे केसेस में यदि कोई स्टैटिक वेरिएबल है तो उसको आप क्लास के नाम के साथ भी सीधे कॉल कर सकते हो। आप बोल सकते हो भाई C1 तेरा पाई का वैल्यू क्या बोले 3.14, C2 तेरे पाई का नाम क्या बोले 3.14, C10 बोले तेरा क्या बोले 3.14। तो आप C1 C2 C3 क्यों बोलते हो? आप सीधे पूछ लो भाई सर्कल तेरे पाई का नाम क्या है? बोले तेरे पाई की वैल्यू है 3.14। तो हम चाहें तो किसी स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के नाम के साथ भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि क्लास भी एक है और उसके पाई की मेमोरी भी एक है। तो एक और एक मिलके जो है आपको प्रोड्यूस कर देंगे पाई की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? मैं समझता हूँ कि आपको स्टैटिक वेरिएबल्स और फाइनल कांस्टेंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हम और आगे चलते हैं।
अब यहाँ जब आप किसी क्लास को बनाते हैं, जैसे आपने डेटा टाइप बनाया है सर्कल, जैसे आपने कस्टम डेटा टाइप बनाया है सर्कल, इस सर्कल इज ए क्लास, तो हमने बोला उसके एट्रीब्यूट्स बना दी, उसके अंदर कुछ था तो स्टैटिक फाइनल करके उसके जो और वो जो कांस्टेंट वगैरह डिफाइन कर दी, और उसके अंदर एरिया बना दिया जिसके तरीके से आप जो है उसके कोई कैलकुलेशन वगैरह आप परफॉर्म कर सकते हो। फिर हमने बोला कि जो भी क्लास होगी वो नाउन होगी, जैसे सर्कल नाउन है, संज्ञा है, और उस पर जो क्रिया होगी वो उसके मेथड्स बनेंगे, और जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो बनेंगे उसके एट्रीब्यूट्स। तो रेडियस उसके एट्रीब्यूट्स हैं, पाई उसके एट्रीब्यूट्स हैं। और अब यहाँ पर जब इस सर्कल को आप मेमोरी एलोकेट करते हो तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो कहलाते हैं कंस्ट्रक्टर्स। यहाँ पर आपका जो है स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो कहलाते हैं कंस्ट्रक्टर्स। जैसे कि यहाँ लिखा हमने नंबर 4, 5, 6 नंबर लाइन पे देखोगे स्पेशल टाइप का मेथड है। जैसे हमने मेथड एरिया डिफाइन किया वैसे ही आपका सर्कल हमारा एक मेथड है, लेकिन इसका नाम वही होता है जो आपके क्लास का नाम होता है। क्लास का नाम है सर्कल, तो इसका भी नाम क्या होने वाला है आपका सर्कल। लेकिन इस मेथड को कभी भी आप कहें कॉल नहीं कर सकते, इस मेथड को आप कॉल नहीं कर सकते, ये मेथड ऑटोमेटिक कॉल होता है। और इसमें को मेथड नहीं, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ये मेथड नहीं कहलाता, ये क्या कहलाएगा आपका कंस्ट्रक्टर, ये ऑटोमेटिक कॉल होगा। तो यहाँ क्योंकि ये कॉल नहीं कर सकते इसलिए कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं करता है, और इसके आगे लिख दिया पब्लिक, मतलब कहीं भी बाहर से कॉल हो सकता है। अब इसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट पास किया है, हम चाहें तो किसी मेथड के अंदर कुछ वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं एज ए पैरामीटर या एज एन आर्गुमेंट। तो यहाँ आर नाम का हमने एक वेरिएबल पास किया है, ये आर नाम का हमने यहाँ पर एक वेरिएबल पास किया है, आर्गुमेंट पास किया जिसका टाइप है डबल, और जिसको हम अंदर लेके फंक्शन के अंदर लेके रेडियस जो हमने ये एट्रीब्यूट ऊपर डिफाइन किया था उसके अंदर असाइन कर देंगे। तो जो भी यहाँ वैल्यू दोगे वो रेडियस के अंदर जाके असाइन हो जाएगी। लेकिन हमने बोला ये फंक्शन तो है, ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है या स्पेशल टाइप का मेथड है, जिसका नाम वही होगा जो आपकी क्लास का नाम होगा, और ये आप कॉल नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक कॉल होगा, और इसका नाम वही होगा जो आपकी क्लास का नाम है। तो ये ऑटोमेटिक कब कॉल होगा? तो ये ऑटोमेटिक तब कॉल होगा जब आप न्यू कीवर्ड लिखते हैं। जब न्यू कीवर्ड लिखते हैं और जब आपके ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होती है तब उसके कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल किए जाते हैं। तो अब ऑटोमेटिकली कॉल किए जाएंगे तो कैसे होगा? तो यहाँ पर जो है हम यहाँ देखते हैं कि जैसे हमने एक और टेस्ट सर्कल वापस बनाया है, मेन फंक्शन यहाँ बनाया है, और उसके अंदर हमने बोल दिया भाई न्यू सर्कल, और जब उसको मेमोरी एलोकेट की थी तो यहाँ जो हमने पहले खाली पैरेंथेसिस दिए थे उसकी बजाय यहाँ पर एक वैल्यू दे दी। इसका मतलब क्या है कि जब सर्कल को लाइन नंबर 3 पे मेमोरी एलोकेट होगी तो मेमोरी एलोकेट होते ही जो वैल्यू आप यहाँ पास करोगे वो वैल्यू जाके वो सेट हो जाएगी रेडियस के अंदर। ये देखो रेडियस के अंदर जाके सेट होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप अपना डेटा टाइप बनाते हो जैसे सर्कल डेटा टाइप आपने बनाया है, उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी वैल्यू को आप इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं, तभी जब उसको मेमोरी एलोकेट होती है तो आप यूज़ करोगे कंस्ट्रक्टर्स। इस बात का आप ध्यान रखें, और कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो आपकी क्लास का नाम होगा। और जब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होगा, कब कॉल होगा? जब आप जो है न्यू कीवर्ड को बनाने वाले हैं, न्यू कीवर्ड आप लिखने वाले हैं, जब मेमोरी एलोकेट होगी आपके ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट बनेगा इंस्टेंस। इस तरीके से फिर आप इस प्रोग्राम को चला के देख सकते हैं c1.area। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको एक्लिप्स के अंदर अच्छे तरीके से रन कर लेंगे और आपको अभी कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया होगा। यह हमारा स्पेशल फंक्शन होता है। अब यहाँ आप चाहें तो इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये वही बात हम डिस्कस की, स्पेशल काइंड ऑफ मेथड, ये स्पेशल टाइप का होता है। नेम इज सेम इज क्लास नेम, इसका नाम वही होगा जो क्लास का नाम होगा। इट डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू, इसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये कॉल आप नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक कॉल होता है। यूज टू इनिशियलाइज एट्रीब्यूट्स ऑफ ए क्लास, क्यों यूज़ करते हैं कि जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो है क्लास हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, आप चाहो तो एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर भी रख सकते हो, इस बात का आप ध्यान रखें। एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर, मतलब कभी आप एक पैरामीटर को इनिशियलाइज करना चाहते हो, उसके अंदर कोई 2 एट्रीब्यूट हो तो 2 को इनिशियलाइज करना चाहते हो, कभी आप 3 को करना चाहते हो तो 3 बना लो, पहला 1 को करा, 2 को करा, 3 को करा। इस तरीके से आप चाहो तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है ये जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है जो आर को इनिशियलाइज कर रहा है। तो जब इनिशियलाइज नहीं करना है तो ऊपर वाला कॉल करोगे, इनिशियलाइज करना है तो ये नीचे वाला कॉल करोगे। और ऐसे कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं होती, जो आर्ग्यूमेंट पास नहीं होता है, जो 0 पैरामीटर वाले होते हैं, वो कहलाते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वो ऑटोमेटिक बन जाते हैं, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं। और जिसके अंदर आप किसी पैरामीटर्स को, वैल्यूज़ को पास करते हो, आर्ग्यूमेंट को पास करते हो, वो कहलाते हैं आपके पैरामीटराइज्ड। या लिखा हुआ है आपका, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाएंगे, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर 0 पैरामीटर्स जाएंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग जाने वाले हैं, वो कहलाएंगे आपके पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब आपको लगता है रेक्टेंगल में बनाना, रेक्टेंगल बना लो। तो रेक्टेंगल के अंदर हमने बनाया एक और, ये रहा हमारा रेक्टेंगल, जिसके अंदर हमने जो है 2 पैरामीटर पास किए, लेंथ एंड विड्थ, और ये लेंथ और विड्थ को हमने इनिशियलाइज करा लिया है, और इसको हम चाहें तो आगे यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम चाहें तो इसको बना के देख लेते हैं। वापस हमारे रेक्टेंगल क्लास के अंदर जाते हैं, और वहाँ हमने जो रेक्टेंगल
जो क्लास का नाम है उसी नाम से हमने यहाँ पर ये बना लिया है। और उसी तरह हम यहाँ पर वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर इंट l इंट w ले लिया है। और फिर हम चाहें तो यहाँ पर बोल सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू l और विड्थ इज इक्वल टू w। ये आ गया आपके। तो अब ये कंस्ट्रक्टर जाओ कॉल करोगे तो हमारे टेस्ट रेक्टेंगल में चलते हैं और उसको समझ लेते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर इस तरीके से कॉल किया था, हम चाहें तो अब R2 बना लेते हैं। यहाँ पर ये R2 बना लो भैया। R2 के अंदर फिर हमने बोला R2 नाम का एक और वेरिएबल बनाया, ये R2। और जब इसके अंदर मेमोरी लोकेट करोगे R2 को, तो हमने यहीं पर 10 पास कर दिया, मतलब 10 उसकी लेंथ होगी, या 5 पास कर 10 उसकी लेंथ बनेगी, 5 उसकी विड्थ बनेगी। और हम चाहें तो उसका फिर जो है एरिया कैलकुलेट कर लो, या आप चाहो तो उसका प्रिंट करा के देख लो कि उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है। ये लेंथ विड्थ हम यहाँ प्रिंट करा के देख लेते हैं। यह आ गया R2 की लेंथ प्रिंट करो भैया, और R2 की विड्थ प्रिंट करो। लेंथ क्या है यहाँ पर 10, तो यहाँ 10 मिलना चाहिए, यहाँ 5 तो यहाँ पर 5 मिलना चाहिए। हम वापस चलते हैं और इसको रनेस करते हैं और इसको जावा एप्लीकेशन चला के देखते हैं। ये देखो 5 और 10, ये 10 और 5 आ गया, 10 इसकी लेंथ और 5 इसकी विड्थ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू किन्हीं क्लास के या कस्टम डेटा टाइप के प्रॉपर्टीज़ एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। और एक नहीं, आप चाहो तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर रख सकते हो। इसी तरह जब आप यह जो है किसी मैं इसका मेमोरी एलोकेशन भी आपको बता देता हूँ। जब भी अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो जो क्लास टाइप का होता है, तो वो वेरिएबल नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट होता है। और जैसे आपने स्टेटमेंट लिखा रेक्टेंगल R सेमीकोलन, तो उसको 2 बाइट असाइन होती है, ये 2 बाइट असाइन होगी और उसका मेमोरी लोकेशन को R से रेफ़र किया जाएगा। जब आप उसको न्यू करते हो तब कहीं जाके, जब न्यू कीवर्ड करोगे तब कहीं जाके उसके एट्रीब्यूट्स को मेमोरी लोकेट होती है। जब तक उसको न्यू नहीं करोगे उसको मेमोरी लोकेट नहीं होती है। और जब आप उसके अंदर फिर एक बार मेमोरी लोकेट हो गई है, उसके बाद जब वैल्यू असाइन करते हो तो यहाँ पर वैल्यू असाइन होना चालू हो जाती है। तो इस तरीके से आपका मेमोरी लोकेशन होता है। और जब तक न्यू नहीं करोगे आप लेंथ और विड्थ की वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते। इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखें, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास जो है जावा कुछ कस्टम डेटा टाइप देता है, जैसे कि स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग भी एक क्लास है जो उसका कस्टम डेटा टाइप है, जिसको आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। स्ट्रिंग का एक ही काम होता है, मल्टीपल कैरेक्टर से मिलकर बनी होती है। जैसे जब आपको मल्टीपल कैरेक्टर से मिलकर एक वैल्यू बनाना हो, जैसे कि नाम, जैसे कि सिटी, जैसे कि स्टेट, जैसे कि आपका एड्रेस, जैसे कि आपकी स्पीच, कुछ बनाना हो, तो आप जो है स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल बना सकते हो। स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल बना सकते हो जिसको आप स्ट्रिंग असाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डबल कोट, या फिर आप चाहो तो न्यू कीवर्ड के थ्रू भी आप जो है किसी स्ट्रिंग को एलोकेट कर सकते हो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कि यहाँ एक और कस्टम डेटा टाइप या क्लास, प्री डिफाइंड क्लास या लाइब्रेरी क्लास आपकी जावा की आपके पास अवेलेबल है, जिसका नाम होता है स्ट्रिंग, जो मल्टीपल कैरेक्टर से मिलकर बनती है। और स्ट्रिंग का मतलब ये होता है माला। किसकी माला? कैरेक्टर्स की माला। तो जब मल्टीपल कैरेक्टर्स की माला को आप कहीं स्टोर कराना चाहते हो, तो डबल कोट की मदद से या न्यू कीवर्ड की मदद से आप कहीं स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल, जो क्लास टाइप का है इसलिए वो वेरिएबल नहीं होगा, वो कह जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर आप जाके स्टोर करा सकते हो। इसके अंदर भी देखोगे तो मेमोरी लोकेशन वैसी होगा कि यहाँ पर इनिशियली जो है जो सिटी है तो उसको 2 बाइट मिलेगी, और जो उसके अंदर वैल्यू है मुंबई, तो मुंबई का जो मेमोरी एड्रेस होगा इस 2 बाइट में जाके स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से स्ट्रिंग का मेमोरी लोकेशन होता है। लेकिन स्ट्रिंग इज़ अ क्लास, तो स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू आपने रखी वो तो रहेगी, लेकिन उसके रिलेटेड फंक्शन भी हो सकते हैं, कि उसके अंदर रिलेटेड ऑपरेशन भी हो सकते हैं। जैसे हमने बोला स्ट्रिंग इज़ अ नाउन, उस नाउन के ऊपर क्या क्रिया करना है, क्या वर्ब करना है, वो क्या ऑपरेशन करना है, उसके लिए उसके अंदर स्पेसिफिक मेथड्स भी हो सकते हैं। तो किसी स्ट्रिंग के ऊपर क्या कर सकते हो, जैसे मैंने स्ट्रिंग एक बनाई जिसका नाम रखा है नेम, और उसकी वैल्यू क्या रखी हमने विजय दीनानाथ चौहान। ये सुना सुना लग रहा होगा कि कहीं नाम सुना हुआ है, तो बहुत पावरफुल नेम है भैया, सुना होगा आपने, डोंट वरी। अब यहाँ पर आपको पता लगाना भी इसकी लेंथ कितनी है, तो उसके लिए आप बॉदर मत करो। आप तो उसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या है, लेंथ। नेम डॉट, जो भी नाम होगा नेम डॉट लेंथ, तो बता देगा भी ये 5 कैरेक्टर का, 10 कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर का। बार बार आपको कुछ नहीं करना है, प्री डिफाइंड दे दिया है। जब भी आपको प्रोग्राम में किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालना, डॉट लेंथ का प्री डिफाइंड मेथड है। जैसे रेक्टेंगल के अंदर हमने एरिया बनाया था, उसी तरह यहाँ पर हम स्ट्रिंग के अंदर बना रहे हैं आपका लेंथ, जो बना बनाया है, आप नहीं बना रहे हो, स्ट्रिंग बनी बनाई क्लास बना बनाया मिलेगा। अब उसी तरह एक और मेथड होता है जिसका नाम होता है टू लोअर केस। जैसा उसका नाम है वैसी उसका काम है कि स्ट्रिंग के अंदर अपर केस, लोअर केस हुआ, आपको सारे लोअर केस में ही प्रिंट कराना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फंक्शन कॉल कर सकते हैं, मेथड कॉल कर सकते हैं, नेम डॉट टू लोअर केस। नेम के अंदर जो भी स्टोर है उसको क्या बना दो, लोअर केस बना दो, छोटा विजय बना दो। लिखा हमने छोटा विजय। उसी तरह यहाँ एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है, एक और मेथड होता है जिसका नाम होता है टू अपर केस।
जो भी आप करेक्टर डालोगे, जो भी स्टोर किया होगा अपर, कच्चा पच्चा, आपका छोटा और मोटा और वटेवर, वो जब भी आप उसको प्रिंट कराओगे तो बड़ा विजय बन जाएगा, मतलब सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा। उसी तरह यहाँ होता है करेक्टर एट 6 कि अब आप छठे इंडेक्स पे इसका कौन सा करेक्टर, तो यहाँ आपका दीना निकलेगा, आपको देख लेना ध्यान। तो यहाँ छठे नंबर पे डी निकाल के दे देगा आपको, भी छठे इंडेक्स पे जो है आपका डी स्टोर है। उसी तरह इंडेक्स ऑफ आई, बोले आई कौन से इंडेक्स पे, इसका इंडेक्स हमेशा 0 से चालू होता है, मतलब वी मतलब जब भी होगा तो 0 पे हो, तो वो आई कौन से इंडेक्स पे, तो 1 पे हो तो बता देगा आपको। उसी तरह वो लास्ट इंडेक्स ऑफ, मतलब पीछे से सर्च करके बता देगा आई का इंडेक्स नंबर क्या, तो पीछे से आप देखो आई कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, ये दिना के बाद, तो ये लोकेशन बता देगा, इसका इंडेक्स नंबर बता देगा। उसी तरह रिप्लेस, जहाँ जहाँ ए दिख रहा है स्ट्रिंग के अंदर उसको बी से रिप्लेस करके नई स्ट्रिंग दे दो, तो आपने बोल दिया रिप्लेस करके मेथड बना दिया, यहाँ पर बनाया है। स्टार्ट्स विथ विजय, आपने चेक करना है कि भैया ये जो है आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ विजय से हो रही क्या, बोले हो रही तो ठीक है, नहीं तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इस तरीके से अब आप चाहो तो इसकी छोटी इसको काटना है तो सब स्ट्रिंग 6 कर दो आप, दीनानाथ चौहान आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप जब भी अगर आप कोई क्लास बनाते हो या आपके पास कुछ प्री डिफाइंड जो है जावा की क्लासेस अवेलेबल रहती हैं, उनकी मदद से आप चाहो तो आपके कस्टम डेटा टाइप या डेटा टाइप पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ हमने देखा स्ट्रिंग डेटा टाइप जो प्री डिफाइंड क्लास है, उसकी प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, लेंथ, टू अपर केस, टू लोअर केस, कैरेक्टर, इंडेक्स ऑफ व्हाटएवर। लेकिन आप जब इन नाम को देखते हो तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगता है कि यहाँ लेंथ है, यहाँ एल कैपिटल है, या सी कैपिटल है, या यू कैपिटल है, या सी कैपिटल है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका कन्वेंशन ये बोलता है कि जब भी कोई क्लास का नाम लिखा जाता है तो उसका हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा। जैसे सर्कल, उसमें एक ही वर्ड है तो उसका सी कैपिटल है। रेक्टेंगल, उसमें एक ही वर्ड है तो ए जो है उसका आर कैपिटल है। लेकिन उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट डिफाइन करोगे या मेथड डिफाइन करोगे, जैसे कि यहाँ हमने देखा है, तो उसके अंदर जितने भी वर्ड आएंगे तो पहला वर्ड हमेशा लोअर केस में होगा और उसके आने वाले वर्ड्स का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा। जैसे लेंथ एक ही जो है वर्ड है तो पूरा की पूरा लोअर केस। टू लोअर केस, यहाँ 3 वर्ड है ये मेथड का नाम है, तो टू आपका जो है छोटे में आएगा और लोअर केस का एल बड़ा होगा, सी बड़ा होगा। टू अपर केस करोगे तो टू अपर केस में क्या होने वाला है आपका, 3 वर्ड है तो पहला वर्ड टू हमेशा स्मॉल रहेगा, आने वाले वर्ड का पहला कैरेक्टर यू एंड सी बड़ा होगा। कैरेक्टर एट में 2 वर्ड है, इंडेक्स ऑफ में 2 वर्ड है, लास्ट इंडेक्स ऑफ में 3 वर्ड है, रिप्लेस एक ही है, स्टार्ट्स विथ में 2 वर्ड है तो पहला वर्ड स्टार्ट्स आपका स्मॉल और विथ का आपका डब्ल्यू बड़ा, और उसी तरह सब स्ट्रिंग एक ही वर्ड है, ध्यान रखिएगा, इसलिए पूरा का पूरा आपका स्मॉल है। इस तरीके से आप जो है नेमिंग कन्वेंशन डिफाइन कर सकते हो। तो जो नेमिंग कन्वेंशन होता है वो कहलाता है केमल केस, जो भी हमने देखे वो केमल केस थे, राइट। तो क्लास का भी हमने देख लिया है कि वो नाउन होती है एक तो, और उसके जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे कैपिटल, जितने भी वर्ड आएंगे सबका पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा। जबकि मेथड्स होंगे तो इस तरीके से होगा कि पहला वर्ड हमेशा जो है स्मॉल में आएगा और सब्सिक्वेंट जितने वर्ड्स आएंगे वो सारे के सारे आपके हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ नेमिंग कन्वेंशन क्लास का समझ में आ गया होगा। और किसी क्लास को और बनाना हो तो और भी बना सकते हो। ये एक जो है हमने क्लास एग्जाम्पल के तौर पे बनाई अकाउंट, या आप चाहो तो बना सकते हो। तो अकाउंट, जैसे अकाउंट ये एंटिटी है, नाउन है कि बैंक का अकाउंट, तो उसका क्या होगा, उसका ऑनर होगा। तो यहाँ हमने दूसरे ब्लॉक में बता दिया क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, किस किस टाइप के होंगे, स्ट्रिंग और डबल होंगे, और उसके अंदर ऑपरेशंस क्या होंगे, बोले गेट बैलेंस, डिपॉजिट, विड्रॉल, फंड ट्रांसफर, पे बिल, गेट और सेट। ये गलत हो गया है, सेट ये ठीक कर लेना इसको। तो यहाँ पर आप जो है अपना अकाउंट क्लास बना लो, उसके अंदर ये सारे ऑपरेशन डिफाइन कर लो, या ऑपरेशन मेथड्स बनेंगे, ऑनर और बैलेंस के एट्रीब्यूट्स बनेंगे, माइनस लिखा है इसका मतलब इसको प्राइवेट बना लो, जो करना वो करो। इस तरीके से आप अपनी क्लास बना सकते हो। और इसको जो है अपने टेस्ट अकाउंट जब भी आप बनाओगे तो उसके अंदर इन अकाउंट को आप यूज़ कर सकते हो, गेट ऑनर, डिपॉजिट, विड्रॉल, गेट बैलेंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब आप कर लेंगे। और ये जो भी मैंने आपको कोड लिखे हैं वो सारे कोड की लिंक, सारे कोड मेरे गिटहब पे अपलोड कर रखे हैं और उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों हम रिपीट कर लें, हमने क्या समझ लिया है, हमने डाटा समझ लिया है, हमने डेटा टाइप समझ लिया है कि किस टाइप का डेटा है। हम चाहे तो अपना कस्टम डेटा टाइप बना सकते हैं, और कस्टम टाइप बनाना तो क्लास बनाते हैं, क्लास का वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल नहीं कहलाता, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जो आप मेमोरी लोकेट कर देते हो न्यू करके तो वो बन जाता है इंस्टेंस। और उसके बाद उसके अंदर क्लास की क्या क्या प्रॉपर्टी वो बन जाएंगे, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन करना है तो वो ऑपरेशन बन जाएंगे मेथड्स। स्पेशल टाइप के मेथड्स होते हैं वो है ना, एट्रीब्यूट्स जो चेंज नहीं होते, कॉन्स्टेंट्स, और उसके अंदर क्या क्या ऑपरेशंस होंगे वो मेथड्स भी जो है के अंदर कुछ वैल्यूज़ पास करना हो तो वो मेथड आर्ग्यूमेंट्स, और स्पेशल टाइप के मेथड्स जो आपके वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करते हैं तो वो बन जाएंगे आपके कंस्ट्रक्टर, है ना। उसी तरह आपके पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि आप चाहो तो एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हुई। अगर आपको समझ में आई है तो दोस्तों इसको लाइक ज़रूर करें, इसको कमेंट करें और उसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो के अंदर।